अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं बड़े ज़बरदस्त, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी जो है, अगर इतने मुश्किल हालात में इस तरह से रही है तो अगर हालात बेहतर होते तो उनकी कारकर्दगी जो है वो कितनी अच्छी रह सकती थी। तो कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाई है, लेकिन इस इक्तिसादी सर्वे को पेश करने वाली मखलूत हुकूमत है। कल को बजट पेश करेगी मखलूत हुकूमत। इसके ऊपर हम बात करेंगे जी कि ये जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं, क्या वाकई में इतने अच्छे हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ बनती है कि उन्होंने कोरोना जैसे पेंडेमिक के दौरान इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% के करीब रही, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 29 बिलियन डॉलर के करीब रही, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़बरदस्त रही, एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त रही। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर क्यों भेजा गया? ऑपोजिशन में जो जमातें पीटीआई के दौर में मौजूद थी वो ये कहती थी कि इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी भी यही कह रही हैं, लेकिन ये नंबर्स जो इनकी अपनी हुकूमत ने सामने रखे हैं ये कोई और कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद जनाब आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। इस मुश्तरका इजलास के अंदर इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि नैब कवानीन में भी तरमीम कर ली गई हैं और उन्हें भी पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया गया है। इमरान खान साहब इसे करार दे रहे हैं कि ये वाहिद मकसद था इस मौजूदा हुकूमत का इक़्तिदार में आने का कि ये आकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कराएँ, EVM जो है उसको ख़त्म कराएँ और नैब जो है उसको बतौर इदारा ख़त्म कराएँ। वो इसको NRO 2 करार देते हैं। क्या वाकई में NRO 2 है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ये तर्ज़ सियासत ठीक है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं? क्या उन्हें असम्बलियों में मौजूद होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराना चाहिए था या अपोजिशन नहीं दिखानी चाहिए थी अगर हुकूमत जो है मौजूदा वो इस तरह से तमाम कवानीन पास करवा रही है? तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल रऊफ़ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार समर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर आऊँ, सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा जिक्र करना चाहूँगी। आज जो एक अफसोसनाक खबर आई डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। जिस तरह से उनका इंतकाल हुआ है उसके ऊपर दिल भी अफसुर्दा है और कोई भी जो है इस तरह की सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रही है और यकीन भी नहीं आ रहा है। बचपन से उनको देखते आए हैं, एक होस्ट के तौर पर हमने उनको देखा, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमने उनको देखा एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक एंटरटेनर के तौर पर, एक गेम शो होस्ट के तौर पर, क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। ज़रा उनके ऊपर थोड़ी सी ज़रा हम बात करेंगे। समर, आपने भी इंटरव्यूज़ किए डॉक्टर आमिर लियाकत के, आपका उनके साथ एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? बहुत शुक्रिया आयशा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की रहलत की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मेरा उनसे रब्ता रहता था अक्सर, बसा औकात वो मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी जो है वो अक्सर वो की उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर, दर्जनों प्रोग्राम्स के अंदर वो आते रहे। बिलखुसूस पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी रिप्रेजेंटेशन रही मेरे शो पर और बड़े ही नफीस और बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना उनका सबसे लगता था कि ज़िंदगी का मकसद ही है दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना। तो आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत से लोगों को जो है गमगीन करके। उनकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत से उतार चढ़ाव रहे, जिसमें आप देखें कि वो पहले सिंध कैबिनेट के अंदर रहे, फिर उसके बाद फिर बहुत ही पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर जो शो था आलिम ऑनलाइन वो उन्होंने होस्ट किया, जिसके बाद वो दुनिया के ताकतवर तरीन जो है 500 जो मुसलमान हैं उनके अंदर उनका शुमार जो है वो होने लगा। 3 मरतबा वो उस लिस्ट का हिस्सा रहे। 3 मरतबा उस लिस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत बड़ा एजाज था किसी भी पाकिस्तानी के लिए। और फिर उसके बाद फिर वो सियासत के अंदर उनकी एंट्री, फिर गेम शोज, बाकी चीजें बहुत जो है वो पायनियर्स में से थे, हम ये कह सकते हैं अगर प्राइवेट टीवी की बात करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव देखा उनकी जिंदगी में और मुख्तलिफ हर तरफ वो जाते थे, इनके वो कहते ना हर फन मौला थे वो। और जो रिसेंटली उन्होंने मेरे जो प्रोग्राम्स वगैरह किए तो वो पीटीआई को डिफेंड करते रहे, खान साहब को डिफेंड करते रहे, लेकिन बहुत से उनके गिले भी थे। इमरान खान साहब से बहुत से उनके गिले भी थे। जब आपको याद, उनका बड़ा एक मशहूर मारूफ जुमला था जब वो आए थे एक लेजिस्लेशन पे वोटिंग के लिए, जब ज्वाइंट सेशन चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं है, तमाम से लाया गया हूँ। वो बड़ा वायरल हुआ था क्लिप।
मैंने उनसे पूछा भाई कौन लाया, तो उन्होंने कहा जी बस वो लाने वाले तमाम से ले आए मुझे। तो काफी ज्यादा चीजें उनकी जो है वो मीम्स भी काफी बनते रहे, और एक जबरदस्त शख्सियत थे, लेकिन बीमार थे पिछले 6-7 माह से तकरीबन। और बिल्कुल। लास्ट शो जो उन्होंने मेरे समर साथ करना था आयशा, जी। बिल्कुल उन्होंने मेरे साथ लास्ट शो जो करना था तकरीबन 2 माह पहले, आखिरी शो की उन्हें हमने जो एक शो की रिक्वेस्ट की थी, तो वो बिल्कुल कमिटेड थे। लेकिन फिर शो से कोई घंटा सवा घंटा पहले उनकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई कि यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने मेडिसिन दी हुई है, और बिल्कुल भी मेरी बिल्कुल इतनी समर, बोझल तबीयत है कि मैं प्रोग्राम कर नहीं इत्तलात यही आ रही तो थी बीमार कि थे वो काफी। जहनी तनाव का शिकार भी थे, बीमार भी थे, डिप्रेशन में भी थे। बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, आगे के लिए आसानियाँ उनके लिए पैदा करे। जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। अब्दुर्रऊफ साहब, अगर इस वक्त सिचुएशन देखें, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो आज पेश की गई है कि हमारी जीडीपी बड़ी अच्छी रही, हमारी बरामदात जो हैं वो हमारे हदफ से ज़्यादा रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी हमारे हदफ से ज़्यादा रही। तो ये तो वही मामलात नहीं है जिसको बेस बनाकर तहरीक इंसाफ को चार्ट शीट किया जाता था कि पीटीआई ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो ये कुछ और बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नंबर सिर्फ एक जो शरह नमू है उसके बारे में बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि महंगाई जो है वो भी साथ साथ है ना, कि महंगाई जो है वो 8% रहने की तवक्को थी, लेकिन वो 13% रही। इसी तरह से कर्जे जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गए, उनके बारे में भी बात हो रही है। कर्जों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ जिसकी कोई हद नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, ये भी पता चल रहा है हमें। तो जब इस सारी सूरत हाल को, जो इक्तसादी शरह नमू को हम मिला के देखेंगे इन चीज़ों से, तो फिर हमें पता चलेगा एक्चुअल सूरत हाल क्या है। एक्चुअल सूरत हाल, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि वो यही है कि आम आदमी का कंसर्न तो सबसे ज़्यादा यही है कि महंगाई कितनी ज़्यादा रही है। आप देखिए ना, जिस वक्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त डॉलर का रेट तकरीबन 114-15 के करीब था, जो 2019-20 में बढ़ के और फिर आगे चल के वो तकरीबन आपको पता जब वो गए हैं तो 185 रुपए पे हुआ हुआ था। बिल्कुल, ये फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की प्राइस में तकरीबन 50 रुपए 3 माह में इजाफा हुआ, 3 साल में इजाफा हुआ था, जो ये भी बताता है, हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मिला के हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ हम इक्तसादी शरह नमू के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। सही। अच्छा जनरल साहब, अगर हम सियासत को देखें, सियासी जमातों को देखें, तो डेफिनेटली वो जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी कारकर्दगी के लिहाज से, वो उनकी तशहीर ज़्यादा करेंगे। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले खिताब भी किया और उन्होंने सारी अपनी जो अचीवमेंट्स थी इस इक्तिसादी फिस्कल ईयर के दौरान, उसका उन्होंने जिक्र किया कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। अब्दुर्रऊफ साहब जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा हमारा बढ़ गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, हमारी महंगाई जो है वो 8 से 13% के करीब रही। लेकिन जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, ये जो इंडिकेटर्स हैं, क्या ये चीज़ें सामने आने के बाद पीटीआई की बयानिए को तक़वियत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये बयानिए को तक़वियत मिलेगी। एक्चुअली किस्सा ये है कि ये जो हमारी आज हुकूमत है, जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, उस वक्त भी इनको पता था कि ये पेंडेमिक भी है, पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट है इसका, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, और उसके साथ साथ ये कर्जे भी बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ने थे क्योंकि पीटीआई के दौर में आके बहुत सारे कर्जे मैच्योर हुए, अदा करने थे। अभी भी इस साल 21 अरब डॉलर का कर्जा आपने अदा करना है। वो कहाँ से आएंगे? कोई कर्जे लेगा तो कर्जे अदा करेगा। जब आपकी इनकम इतनी नहीं है कि उसमें से पैसा निकाल के आप कर्जे अदा कर सकें, तो फिर कर्जे अदा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे। और यही डायलेमा था इनका, पीटीआई का, और अब इनका भी यही होगा। अब इनको ये इस चीज का नुकसान हुआ, और पीटीआई को डेफिनेटली एक नैरेटिव उनका स्ट्रांग हो गया कि जब एक हुकूमत को हटाने से पहले आप यही कहते रहे कि खुदकुशियां हो रही हैं, मरवा दिया, बड़ी महंगाई, और फिर आपने इकोनॉमी का भी कहा, तो आज डेफिनेटली हम उससे ज्यादा बुरे हाल में हैं। और वो बुरे हाल में आप देख लीजिए कि महंगाई के नुक्ता निगाह से भी है और इकोनॉमी में डिक्लाइन के नुक्ता निगाह से भी है। तो बात ये है कि ये हमारे सारे सियासतदान जो हैं, ये सिर्फ सियासत करते हैं। एक्चुअली कौमी मसाइल कुछ और हैं, इनके भी मसाइल कुछ और थे। इनका भी फोकस इकोनॉमी, गुर्बत, महंगाई ये नहीं था। नाम यही लेते थे
लेकिन आप प्रायोरिटी देख लें कि सबसे पहला काम ये किया कि ECL से लोगों के नाम निकाले अपने सबके, दूसरा काम ये किया कि नैब का कानून बदल दिया, और तीसरा ये कि वो इलेक्शन के वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जो कदम लिए हुए थे उनको इन्होंने अंडू किया। तो उससे लगता है कि अवाम तो कहीं फिगर आउट नहीं कर रहे थे, प्रायोरिटीज यही थी अपनी जात की जो उन्होंने की आगे। बाकी तो महंगाई है वो उसी तरह चल रही है। अब चीज ये है कि जो मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए, एक्चुअली आप श्रीलंका का अगर किस्सा देखें तो वहां पे इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और उसके बाद वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पहले से, जो चली जा रही है और वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। क्योंकि जो आपने मेजर्स करने हैं वो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये आपकी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड होंगे मेजर्स जो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए होंगे। लेकिन अगर उसमें सियासत होगी, जैसे महंगाई है, अगर आपको महंगाई करनी पड़ रही है इस वजह से कि आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें एडिशनल आपको टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं या आपको सब्सिडीज अपनी खत्म करनी पड़ रही हैं, ये सारी चीजें तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इसको तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को सपोर्ट करना होगा। अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर सियासत होगी जिस तरह के पीछे PDM करती आई है 3.5 साल, PDM ने सियासत की है उसमें, हालांकि उनको हकीकत का पता था और आज हकीकत बिल्कुल उनके सामने वाज़ेह है। और जनरल साहब ये भी पता था कि अगर PTI की गवर्नमेंट रहती है तो उन्हीं को ये शराइत माननी पड़ेंगी IMF की, अगर ये डील करके आए ये सब्सिडी खत्म करने की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की। उनको ये भी पता था कि उनको ठीक नहीं कर सकेंगे, कीमतें यही होंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ानी पड़ेंगी, ये सब पता था। लेकिन फोकस अंदर कहीं और था ना, फोकस यही था कि नैब को खत्म करना है, हमने हर हालत में अपने केसेस जो है उनके कागजात गायब करने हैं, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हुई है उनको खत्म करना है ताकि हम आइंदा रिगिंग कर सकें इलेक्शन में। ये मकासद टोटली कुछ और थे जो आज वाज़ेह है, बड़ी जल्दी चीजें सामने आ गई। लेकिन ये कि आप देखिए, जब इमरान खान की ये PTI की गवर्नमेंट आई है तो पहले दिन ही अभी हलफ नहीं लिया था लोगों ने कि मौलाना ने कहना शुरू किया कि हलफ ना ले कोई भी जाके, इन्होंने सबको मना करना शुरू कर दिया और क्राइसिस जो है वहां से शुरू हो गई। तो 3.5 साल PTI ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी, पेंडेमिक भी देखी और मुश्किल हालात पूरी दुनिया के थे, उसमें फंसे रह गए। अगर उसी वक्त सारी पॉलिटिकल फोर्सेज इकट्ठी होती, अपने मफादात से हटके ये सोचती कि भाई ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कोहराम मच गया है तो इसमें हमें इकट्ठे होके तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अगर PTI की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ताजरों को वो टैक्स नेट में लेके आए तो ताजर हड़ताल करता है, ऑपोजिशन उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है, उनको वापस लेना पड़ जाते हैं वो सारे स्टेप्स। इसी तरह आप अगर किसी पे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट मिलती है ऑपोजिशन से, वो कलम रख के काम करना छोड़ देते हैं। तो मकसद ये है कि यहाँ पे ये सियासत का खेल नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल का खेल है, आज भी और पहले भी यही था। इसमें जब तक सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठे होके इस चीज पे इत्तफाक राय ना करें कि जनाब ये सख्त कदम हमने उठाने हैं और इसके बाद कोई भी ऑपोजिशन में हो, जहां भी हो, वो जाके इन इक़दाम के खिलाफ काम नहीं करे। सही, ठीक है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मौजूदा हुकूमत को समर देखें तो उधर भी हमें ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि अपनी सियासत को देखना होता है। लेकिन अगर हम PTI की तरफ देखें तो वो भी तो अपनी सियासत को बचा रहे हैं। असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना, फिर उसके अंदर ये भी खबर आई कि जी कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि असम्बलियों में वापस जाएं, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि नहीं जाना वापस, कि अगर मैं वापस गया तो फिर जो मैंने एक स्टांस लिया है उसको नुकसान पहुँचेगा। शौकत तरीन साहब ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप इस टीम की हेल्प करें, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि जिन्होंने हमारी हुकूमत को भेजा है मैं उनकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ। पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपनी सियासत के बारे में सोचा। तो PTI को हम इस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि वो अपनी सियासत जो है से बढ़कर पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में जो वो बातें करते हैं अच्छी हैं, सबको पसंद आती हैं, लेकिन सियासत तो वो भी अपनी बचा ही रहे हैं ना। बिल्कुल आयशा, ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो सियासत है ये पीपल सेंट्रिक सियासत नहीं होती, बल्कि ये अपने मुफादात के को सामने रखते हुए सियासत की जाती है। और कोई भी ऐसी पॉलिसीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो होता है, जो भी एजेंडा होता है, उसमें अवाम बहुत नीचे होते हैं, उनमें अपना उनके पॉलिटिकल गेन्स जो है, फवायद होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन क्या अजीब बात है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कि आप देखें कि वही
मुस्लिम लीग नून जो कि आज से 3 माह पहले तक ये कह रही थी कि मुल्क की मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, तबाह हो गई है, ये हमारी जो शरह नमू है, जो पीटीआई क्लेम करती थी कि 5.9 से अबव है हमारी शरह नमू, तो उसी ग्रोथ रेट को पीएमएलएन क्वेश्चन किया करती थी, नहीं जी ये तो 3.2% जैसे ऊपर है, यानी इससे ऊपर है ही नहीं है। तो ये पीटीआई वाले जो है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत अदाद शुमार पेश कर रहे हैं। तो आज पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने खुद उस बात को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि 5.93 हमारी शरह नमू है इस वक्त। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आपका नुक्ता नज़र चीज़ों के बारे में यकसर मुख्तलिफ होता है, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपका नुक्ता नज़र उन्हीं चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। यही शहबाज शरीफ साहब फरवरी के महीने तक पेट्रोल की कीमत में जब 3 रुपए का इजाफा हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहब बने तो बिल्कुल इस तरह के उनके बयान थे कि जैसे पाकिस्तानियों के ऊपर क़यामत टूट पड़ी हो। आज वही लोग 60-60 रुपए एक हफ्ते के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। इस्माइल साहब का भी आपने बयान देखा होगा ना, जब वो अपोजिशन में थे कि 1 रुपए की हम इजाजत नहीं देंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त पोजीशन बिल्कुल और थी, आज पोजीशन और है। इसका मतलब है कि आप हकीकत को, अवामी इश्यूज को सामने नहीं रखते, आप सिर्फ अपनी सियासत को सामने रखते हैं। जो आपने भी जो एक नैरेटिव जो एक जो आपने जो एक पॉइंट सामने रखा था, मैं उसी को सेकंड कर रहा हूँ इसी मामले में कि सियासत सबसे पहले है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो जहां मर्जी चले जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज देखें, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं मुल्क की मईशत को डिस्कस कर रहे हैं। ज़ाहिर है मुल्क की मईशत के साथ ही एक आम आदमी की मईशत भी जुड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया, उसका तो जनाजा निकल गया है। उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है, बड़ी महाल हो गई है। अभी जो बिजली की कीमतों में आयशा जो इजाफा होने जा रहा है, अभी 8 रुपए गवर्नमेंट ने इजाफा कर दिया, तकरीबन 24 रुपए तक यूनिट हमारा वैसे पहुंच चुका है बिल्कुल। जून और जुलाई में जो हमने महंगा फ्यूल खरीद के बिजली पैदा की है, इसके जुलाई और अगस्त में जो बिजली के बिल आएंगे, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 8 से 10 रुपए या 12 रुपए तक का जब इजाफा लग के आएगा, ये 30 रुपए से ज्यादा का यूनिट जाएगा। एक आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास से है, जिसका बिल जो है अमूमन आता था 4,000, 3,000, 5,000 से मैक्सिमम ऊपर नहीं आता था, उसका बिल जब आएगा ना 12-12, 13,000, जो कमाता ही महीने में एवरेज एक पाकिस्तानी 30 से 35,000 रुपए कमाता है, जब उसका 14-15,000 पे सिर्फ बिजली का बिल आ जाएगा, वो घर के किराए, घर का सौदा सरफ, खाने पीने की अशिया, बच्चों की फीसें वो कैसे अदा करेगा? बिल्कुल। ये यानी कि ज्यादा जो हमें इस वक्त जो चीज डिस्कस करनी चाहिए वो एक आम आदमी की जो मईशत है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, आप मुल्क की मईशत को जरूर देखिए। मुझे इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आती कि हम किस तरह के फैसले कर रहे हैं कि पहले हमें यह बताया गया जी कि हम इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं 60 रुपए का, पाकिस्तानी कौम को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी यहाँ पर कि हमारे जो डॉलर जो है वो देखें वो स्टेबल हो जाएगा रुपए के मुकाबले में। वो करके भी हमने 60 रुपए यहाँ से भी बढ़ा दिए, डॉलर भी 203 रुपए पे चला गया, वो भी नीचे नहीं आया। तो जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट का काम ये होता है कि आपने मुतबादल देखने होते हैं, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। और मुझे समझ नहीं आती इस बात की, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस नुक्ते पे, इस चीज की मुझे समझ नहीं आती। समर यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं आपसे ही कंटिन्यू कर लूंगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कल पेश होने वाले बजट और अभी तक जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नंबर सामने आए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका क्रेडिट ले रही है। आम आदमी के लिए कौन सोच रहा है, इस पर समर अब्बास बात कर रहे थे। समर कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? जी आयशा, मैं बात ये कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि 9 अप्रैल जब इमरान खान साहब को हटाया गया तहरीक अदम-ए-एतमाद के रिजल्ट में, तो उससे यानी कि एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारी मईशत का इतना जनाजा निकल गया कि हमें यहाँ लोड शेडिंग भी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ हमें बिजली की कीमतें भी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे आप देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, गैस की कीमतें भी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। सारा कुछ एक दिन में कैसे इतनी खराबियां आ गई? जाहिर है ये एक दिन में तो खराबियां नहीं आनी थी, क्योंकि इसमें ये एक लंबा सिलसिला है सारी तबाही का। जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी चीजें बहुत सारी जो कि उन्होंने बिल्कुल होल्ड कर ली थी, जब खान साहब को लग रहा था कि मैं इक़्तिदार से निकाला जा रहा हूँ, तो खान साहब ने सारा कुछ होल्ड कर लिया, सारी चीजें उन्होंने होल्ड पर डाल दी कि पॉलिटिकल फैसला था ये एक, मुल्क की मईशत जहां जाती है जहां मर्जी जाए, लेकिन मुझे अपनी सियासत बचानी है। आज जब पीएमएलएन के ऊपर ये सारी चीजें आई
तो उन्होंने भी देखें, एक महीना उन्होंने रोक के रखा है सारे मामले को कि आया हमने कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। क्यों? उसकी उन्होंने पहले इवेल्युएट किया अपनी सियासत के साथ कि हमारी सियासत इससे बचेगी या मुतासिर होगी। तो पहले आपको पता है लंदन में जाके एक बैठक होती है, मियां नवाज शरीफ के साथ वहां पे मुशावरत होती है, फिर इदारों से गारंटी मांगी जाती है कि हमें गारंटी देंगे कि हम अपनी गवर्नमेंट मुकम्मल टेन्योर मुकम्मल करेंगे, हमारी सियासत मुतासिर नहीं होगी, तब जाके हम ये फैसले करेंगे। तो सारी सियासत के लिए ही सारे अपनी करते हैं, पावर पॉलिटिक्स यहाँ पे की जाती है, अवाम सेंट्रिक पॉलिटिक्स कोई नहीं करता। जो अवाम के लिए सियासत होती है, खिदमत की सियासत होती है, वो कोई नहीं करता। अमली बात यह है, यहाँ जो भी आएगा वो पहले अपनी सियासत को देखेगा, बाद में वो मुल्क को या फिर मुल्क की अवाम को देखेगा। तो अब पीएमएलएन भी कर रही है, लेकिन गारंटीज लेके उन्होंने किए हैं। एक महीने में हमारा डॉलर देखे कि 185-90 से देखे 200 क्रॉस कर गया, सिर्फ गैर यकीनी की वजह से, जो पीएमएलएन ने होल्ड रखा रहा फैसला कि करना है या नहीं करना। क्यों? कि अगर कर देते हमारी सियासत मुतासिर हो जाएगी। दो ऑप्शन है ना समर, दो ऑप्शन है, या आप सियासत बचा लीजिए या फिर पाकिस्तान की मईशत बचा लीजिए। इन दोनों के दरमियान चूज करते करते ये अनसर्टेनिटी जो है वो इतनी बढ़ गई कि मुल्क की मईशत का ये हाल हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अपनी अपनी सियासत की बात की। अब्दुल रऊफ साहब, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है, उसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया, कसरत राय से नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। सदर ने तो वापस भेज दिया था नजर सानी करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया। सर, ये जो हुकूमत है, और इमरान खान साहब इस बात पर ही तनकीद करते हैं कि ये हुकूमत जो है ये आई ही ये करने के लिए ताकि इनको इनके केसेस से छूट मिल सके। आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा है? क्योंकि अगर हम जो 6 पॉइंट्स तरमीम के हैं नैब के अंदर, उससे तो ऐसा लगता है कि नैब प्रैक्टिकली इनफेक्टिव हो चुका है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये हुकूमत कोई 2 पार्टियों की हुकूमत नहीं है, ये बहुत सी पार्टियों की हुकूमत है। पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो पीडीएम की सारी पार्टीज के ऊपर तो नैब के केसेस नहीं है ना, सिर्फ नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर आप जरा कह सकते हैं। तो ये कहना कि हुकूमत आई इसलिए, मेरे ख्याल में थोड़ी सी जरा ज्यादती की बात हो जाती है। गवर्नमेंट जाहिर है एक जो महसूस कर रही थी इस वक्त वाली जब अपोजिशन में थी कि सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में गवर्नमेंट नहीं चलाई जा रही, और उसमें कई चीज़ों का हमें एहसास होता भी है, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जो आपने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। मईशत हमारी कहीं भी संभली नहीं थी, मईशत में बतदरीज हमारे यहाँ तनज़ुली का जो सफ़र था वो शुरू हुआ था, और वो तनज़ुली का सफ़र बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है कि अब आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे असासे जो है फॉरेन रिजर्व इस वक्त 9.5 अरब के करीब रह गए हैं। जी बिल्कुल। अगले बरस हमें 37 अरब डॉलर चाहिए होंगे अपने मईशत को और अपने आप को बचाने के लिए। ये 37 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? हमें तकरीबन 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बात हो रही है, सिर्फ गवर्नमेंट को ये ना देखा जाए कि गवर्नमेंट इसलिए आई है कि नैब के केसेस ख़त्म हो जाए या मतलब उनको छूट मिल जाए, बल्कि जो बुनियादी तौर पे एक नुक्ता है उस नुक्ते को सामने रखा जाए। जो सारे लोग तकरीबन आपके जो पैनलिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि मिसाके मईशत का एक वक्त बात होनी चाहिए। तमाम लोगों को बैठ के सर जोड़ के ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं जिस मुश्किल का इस वक्त हम शिकार हुए हुए। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, इमरान खान साहब या पीटीआई ने तो इस पर एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है ना, वो ये कह रहे हैं कि हम तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आपको उनका ये रवैया देखते हुए भी उम्मीद नजर आती है कि तमाम जमातें पीटीआई समेत मिलकर कोई मिसाक़ी मईशत पर इत्तफाक कर सकते हैं, मिल बैठकर कम अज़ कम इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह की बैठक की जा सकती है? अब ये बड़ा मुश्किल मरहला हो गया ना। आप जैसे पहले आपने बात की, आपके लोग भी यहाँ बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स को बचाने की बात कर रहा है, तो इमरान खान साहब भी अपनी पॉलिटिक्स को बचाने की बात कर रहे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए, मुल्क का सोचना चाहिए। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुल्क में बुनियादी तौर पे सब लोग ये कहते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी हर सूरत में। उसमें जब तक आप ऐसे इकदाम नहीं लेंगे, उठाएंगे जो आपकी ट्रेड को बढ़ाने के लिए हों, आपकी माशी तौर पे कोई भी बेहतरी आने की तवक्को नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अहदाफ हैं, जो से हदफ हमें रखने हैं अपने सामने,
जो हदफ जिनको आने वाली गवर्नमेंट्स भी पूरा कर सकें, वो भी सामने, उसके लिए भी ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के फैसले करें और हर सूरत में ये मुमकिन बनाएं कि जो हमारे यहाँ गैप्स रह गए हैं पहले वो ना हो। जो बात आ रही है इमरान खान साहब की, वो आपकी बात सही है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक ज़िद में आए हुए हैं और वो ज़िद यही है कि मुझे इसलिए नाकाम बनाया गया कि एक फ़ौरन साजिश हुई है। अब फ़ौरन साजिश जो बाहर से हुई है उसके कोई हमें ऐसे सबूत तो मिलते नहीं हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह लिया जाए कि साजिश हुई और उनको निकाल दिया गया। मुझे तो कम से कम ये लगता है कि एक डेमोक्रेटिक जो सिलसिला था उस सिलसिले में आके ये हुआ और उनको हटना पड़ा अपनी जगह से, उनको निकाला गया। तो साजिश को छोड़ दिया जाए, अगर हुई भी तो मतलब उसको इस वक्त भूल जाया जाए और उसकी बजाय फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि मिसाके मईशत के लिए सब लोगों को इकट्ठे होकर बैठने की जरूरत है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए और मईशत के लिए सबको मिलकर बैठने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। समर, ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो कानून साजियाँ हुई हैं इसको पीटीआई भी एक तरफा कह रही है और ये भी कहती है कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी मौजूद हैं वो भी ना होने के बराबर ही हैं क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है एक तरह से। अगला इलेक्शन उन्होंने नून लीग के टिकट पर लड़ना है। ऐसी सूरत हाल में बेहतर नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में मौजूद होती ताकि अपना एहतजाज भी वहाँ पर रिकॉर्ड करवाए? ये भी नहीं कह सकती थी कि एक तरफा इन्होंने कानून साजी की है, वहाँ पर पूरा टफ टाइम दे सकते थे ये हुकूमत को? बिल्कुल, ये जो मौजूदा जो 11 जमातों की हुकूमत है, इनका इमरान खान साहब को हटाने के बाद कतन ये प्लान नहीं था कि ये कंटिन्यू करेंगे। जो अभी अब्दुल रऊफ साहब भी बात कर रहे थे जिस हवाले से, इनका कतन ये प्लान नहीं था कि इन्होंने कंटिन्यू करना है। इनके एजेंडा में सिर्फ 2 चीज़ें शामिल थी। नंबर 1 थी इंतखाबी इस्लाहात करनी है, ईवीएम का खात्मा करना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का खात्मा करना है। उसके बाद जो अगला काम करना है फौरी तौर पर वो नैब के कवानीन में जो है वो तब्दीलियां करनी है। उन्हें इस तरह से तब्दील करना है कि आने वाले दिनों में फिर अगर दोबारा इन्हें अपोजिशन देखनी पड़े तो इनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना हो जो पिछले 3.5 साल के अंदर अपोजिशन की जमातों ने देखी पाकिस्तान के अंदर खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो ये 2 चीज़ें करके उन्होंने इलेक्शन में जाना था। लेकिन फिर इमरान खान साहब की जो डेस्परेशन थी वो इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि फौरी तौर पे किसी भी तरह से इंतखाबात करवाएं और वो पॉपुलैरिटी की वेव भी थी। उस वजह से ये फैसला चेंज करना पड़ा। जो मौजूदा जो हुकूमत है उन्हें अपनी हुकूमत को तूल देना पड़ा और अब वो कह रहे हैं कि अब वो अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, वरना पहले ये 2-3 माह की गवर्नमेंट थी, इससे ऊपर नहीं आना था इन लोगों ने। ये एग्रीड था, इस चीज़ पे पहले से फैसला हो चुका था। अब इन्होंने कंटिन्यू इसीलिए किया है कि एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से इन्हें मसला था कि खान इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है और इंतखाबात अगर आजकल होते हैं तो वो जीत के आ जाएगा। दूसरा, वो डेस्परेट जो खान साहब बहुत ज़्यादा थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात किसी भी सूरत में हो जाए, उससे वो भी जो खर्चा जो है दीगर जमातों को जो गवर्नमेंट में इस वक्त मौजूद है ये खर्चा भी नजर आ रहा था। इसका मतलब तो यही है कि खान साहब नवंबर में जिस अपॉइंटमेंट की वजह से हमने खान साहब को हटाया इक़्तिदार से, क्योंकि ये चीज़ बड़ी क्लियर है, कोई मईशत नहीं, कोई और जवाब नहीं, कोई हुकूमत में खुद आने का मामला नहीं था। सिर्फ 3 बुनियादी वजूहात थी। एक तो इमरान खान को हटाना इसलिए था कि वह नवंबर की अहम तकर्री जो खान साहब ने करनी थी और ये भी उनकी चॉइस बड़ी ऑब्वियस थी। तमाम अपोजिशन जमातों ने प्रेडिक्ट की हुई थी कि वो किसे लगाना चाहते हैं। उस शख्सियत को अगर वो लगा देते तो जो जमातें आज हुकूमत में हैं वो ये समझती थी कि इनकी सियासत अगले 10 साल के लिए बंद हो जाएगी। बिल्कुल इन पे बड़े सख्त केसेस बनेंगे, सारा कुछ होगा, फिर वो दोबारा उनका कोई चांस नहीं है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। तो उन्होंने ब्लॉक किया खान साहब का रास्ता। इन चीजों को देखते हुए कि अगर वो हुकूमत में आते हैं, ज्यादा अरसा रुकते हैं, तो रुकने का प्लान पहले तो था ही नहीं, लेकिन अगर रुकना पड़ता है तो फिर ये कड़वी गोली जो पाकिस्तानी मुश्किल के अंदर जो फैसले करने पड़ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में डालने वाले, कर लिया है मौजूदा हुकूमत ने कि वक्त पूरा करना है, मुद्दत पूरी करनी है, इसके अंदर डेफिनेटली फिर इलेक्शन तो जल्दी नहीं हो रहे, इलेक्शन तो जल्दी नहीं हो रहे। इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम, इमरान खान साहब को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो नई तरमीम हुई हैं, ये जो नए कवानीन बन चुके हैं, इसके ऊपर भी उनको एतराज़ात हैं। निगरान हुकूमत बनेगी तो वो भी ये हुकूमत अपनी मर्जी से बना लेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर भी जी ये बात खान साहब को इदारों की तरफ से कन्वे की जा चुकी है कि इस वक्त जिस तरह के मुआशी हालात पाकिस्तान के हैं, देखिए मेरी जाती राय अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले खान साहब को हटाना ही नहीं चाहिए था, उनको टेन्योर मुकम्मल करने देना चाहिए था 5 साल का, ताकि वो पूरी तरह अकाउंटेबल होते
अपनी 5 साल कारकर्दगी पर। 3.5 साल बाद आपने हटा दिया, आधा तीसरा राजा पटेल वो सही तरह से जवाब दे भी नहीं है, वो जो है वो विक्टिम बना दिया, से सियासत कर रहे हैं। तो ये इदारों ने कन्वे कर दिया खान साहब को कि अभी पाकिस्तान को जो मुआशी हालात उनमें इस्तेहकाम चाहिए। इस्तेहकाम जो है वो इंतखाबात के अंदर नहीं है। इंतखाबात अगर मौजूदा हालात में करवाते हैं इस सियासी पोलराइजेशन के माहौल में, खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन इसके अंडर अगर इंतखाबात कराते हैं, खान साहब आ जाते हैं, वो इलेक्शन के नताइज को नहीं मानेंगे, फिर सड़कों पर होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को चेंज करते हैं तो दीगर जो पोलिटिकल पार्टीज आज जो खान साहब के खिलाफ हैं वो इंतखाबात के नताइज को नहीं मानेंगी, तो किसी न किसी एक फ्री सड़कों पर ही होना है। सियासी इस्तेहकाम का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया जी, जो टेन्योर मुकम्मल होता है उसी में इस्तेहकाम है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, इससे वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत मीर मोहम्मद अली खान साहब। उनसे बात करेंगे कि जनाब जो नए अहदाफ हैं इस मौजूदा हुकूमत के जो कल के बजट में पेश किए जाएंगे वो अचीवेबल हैं या नहीं है, या फिर कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी रही है। एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इस बारे में क्या सोच रहा है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कल पेश होने वाले बजट से मुताल्लिक, जिसका तखमीना जो है वो तकरीबन 9,000 अरब है और ये खसारे का बजट होगा। 4,000 अरब रुपए खसारे का ये बजट कल पेश किया जाना है। इससे पहले आज जो हुकूमती टीम है उनकी जानिब से इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के अदाद व शुमार जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब डेफिनेटली ये हुकूमत वो है जिसकी एक कारकर्दगी नहीं है, तो इन्होंने एक अपने तरीके से इन सारे नंबर्स को दिखाना, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन सारे नंबर्स का क्रेडिट ले रही है कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। असल हकाइक है क्या वाकई में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इकोनॉमिकली अगर हम देखें अच्छी रही है या नहीं रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मीर मोहम्मद अली खान साहब। मीर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपकी क्या राय है ये जो नंबर्स आज पेश किए गए हैं इस हुकूमत की जानिब से, जिसे पीटीआई बड़ी कामयाबी अपनी करार दे रही है कि जी जीडीपी ग्रोथ हमारी बड़ी अच्छी रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, हमने अपने अहदाफ से बढ़कर जो है अपने टारगेट्स को पूरा किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें हुकूमती टीम, वो कहते हैं कि बहुत सी ऐसे शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। आप एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं? मुझे हंसी आ रही है। इस मुल्क में सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि हम किसी अच्छी चीज़ को मानते ही नहीं हैं। अगर इमरान खान या पीटीआई इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं तो क्रेडिट ड्यू बनता है, क्योंकि जो इकॉनमी कोविड से होते हुए गुजर कर भी 5.97% जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, जीडीपी ग्रोथ रही है। जब ये पुरानी हुकूमत छोड़ के गई थी तो 314 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी थी, और जब इमरान खान छोड़ के गए तो 383 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक नंबर्स। तो मैं थोड़े से नंबर्स देता हूँ आपको। ग्रोथ जैसे थी, कॉटन की ग्रोथ जो थी 17.9% थी, राइस की ग्रोथ 10.7% है, शुगर केन की ग्रोथ 9.4% है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 10.4% है, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 6.19% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 7.19% है। तो ये फिगर्स जो मैं दे रहा हूँ ये तो इसी हुकूमत ने दिए हैं, इमरान खान की हुकूमत ने तो नहीं दिए हैं। हम आज तक मेरी ये समझ नहीं आया कि हम ये क्यों नहीं कह सकते कि ठीक है इस हुकूमत ने अच्छा किया, हम इससे अच्छा करेंगे, हम इससे अच्छा करके आपको दिखाएंगे। कोई हुकूमत, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई हुकूमत हो, पिछले 12 साल से मैं पाकिस्तान में रहता हूं और हर हुकूमत को मैंने यही देखा है कि जो आते हैं कहते हैं पिछले ने हमारे लिए मुश्किलात छोड़ के गए। कभी आपने किसी और मुल्क में ये बात सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी। हाँ, पॉलिसीज पे तनकीद होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं होती है या इकोनॉमिक डिजास्टर के ऊपर नहीं होती। लेकिन सर, जितनी तेजी के साथ हमारे मुल्क में इकोनॉमी की पॉलिसीज चेंज होती हैं, क्या बाकी मुमालिक में भी इसी तरह से होती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, चंद चीजें, देखिए हर हुकूमत का हक है कि वो चंद चीजों में चेंजेस लेकर आए ताकि बेहतरी कर सके, वरना उनको हुकूमत में आने की जरूरत ही क्या है। पूरी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा ही होता है।
मगर हमारे यहाँ आज तक 75 साल में आज तक कभी मैंने 5 साल का इकोनॉमिक प्लान नहीं देखा है, 10 साल का इकोनॉमिक प्लान नहीं देखा है। ना हमारे पास कोई आईटी प्लान रहा है 75 साल में, ना एक्सपोर्ट प्लान रहा है, ना इंपोर्ट कर्व करने का प्लान रहा है, ना ही इंडिजिनस इंडस्ट्री। कोई दुनिया की कोई मईशत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ग्रो नहीं हो सकती अकेले। हमने आज तक अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को कभी टाइम ही नहीं दिया। हर चीज इंपोर्ट लेड ग्रोथ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 40 साल से गाड़ियां बन रही हैं और अभी तक उसके पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है ये कि हमने आज तक क्यों नहीं वो पॉलिसीज बनाई, क्योंकि अमीर हुकूमत में आते हैं और अमीर उनके दोस्त होते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज होती है। तो वो आपस में यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। अब मीर साहब अगर हम इमरान खान साहब को देखें तो वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त मौजूद है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। आज उन्होंने खिताब भी किया था, उसमें भी वो यही बात कर रहे थे कि जी ये आकर बैठ गए हैं। अगर इनकी तैयारी नहीं थी तो आपको क्या ज़रूरत थी, 1.5 साल इंतज़ार कर लेते। 1.5 साल के बाद हो सकता है इलेक्शन में आपकी हुकूमत आ जाती। तो वाकई में अभी तक आपने जो एनालाइज किया है मुल्क की इकॉनमी को देखते हुए या फिर जो इस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उनको देखते हुए, उनकी टीम को देखते हुए, कोई प्लान आपको नजर आता है? देखिए, प्लान नजर आना मेरा ओपिनियन हो जाएगा। प्लान अगर इन्होंने दिया है तो वो फैक्चुअल है। मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। वो कहते ना कि आपने क्या देखा प्लान में। मैं कौन होता हूं प्लान देखने वाला? वो बताएंगे, मैं उस पर एनालिसिस दूंगा। मैंने आज पूरी देर घंटे बैठ के, जितनी देर की वो थी मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी सुनी मैंने। मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आई, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। यार मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर हैज क्लास। अ फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स फॉरवर्ड लुकिंग ओपिनियंस। बताते हैं कि ये इस तरह किया था पिछली गवर्नमेंट ने, हम इसको ऐसे करेंगे। अगर उनकी ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 4.4% थी, हम इसको 5.1 तक लेके जाएंगे और इस तरीके से लेकर जाएंगे। देखिए, आप कभी किसी डॉक्टर के पास भी जाती हैं और अपना मर्ज बताती हैं तो डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर साहब क्या इलाज है? और वो डॉक्टर बताता है आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर 4 दिन के बाद आइएगा या 6 दिन के बाद आइएगा। दुनिया की जिंदगी के उसूल हैं। और फाइनेंस, देखिए, फाइनेंस नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही पेचीदा सा सब्जेक्ट है, मगर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। जैसे डॉक्टर की बात समझता है, फाइनेंस वाले मिफ्ता की बात समझेंगे। मेरी समझ ही नहीं आया है कि कोई प्लान क्यों नहीं दिया इन्होंने। लेकिन सर ये मिफ्ता इस्माइल साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो सख्त फैसले किए हैं उससे मुल्क दिवालिया होने से बच गया है और इस्तेहकाम के रास्ते पर आ गया है। तो ये दावा उनका कितना दुरुस्त है? उनका मैं इसका जवाब देता हूँ, बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आज से 7 हफ्ते पहले क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एक चीज होती है जो देखती है कि मुल्क आया, मेरे मुंह में खाक, डिफॉल्ट होने तो नहीं जा रहा। वो 3.8% पे ट्रेड हो रहा था, आज वो 19% पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे फॉरेनर्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत खुदा ना करे डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो है बाहर वाले देखते हैं। हमारा सुख, जो हमारे बॉन्ड्स फ्लोट हुए हैं यूरोपियन मार्केट में डॉलर बेस्ड, वो 6% से बढ़कर 31% पर आ गए हैं। 31% का मतलब है टोटल जंक, ऑलमोस्ट नियर डिफॉल्ट। ये हमने तो नहीं किया पाकिस्तान में बैठकर, ये तो जिन्होंने खरीदे हैं ये उनका ओपिनियन है। अचानक से हुआ क्या है ये? अचानक से एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के नंबर्स इतने अच्छे हैं, इंडिकेटर्स बड़ा अच्छा बता रहे हैं, कुछ के अलावा जैसे महंगाई की शरह या फिर ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें, अचानक से कुछ अरसे के अंदर इस हुकूमत के तब्दील होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी मुस्तहकम से नेगेटिव में ले गई हैं, डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से?
देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। परसेप्शन अगर ये बन गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि नहीं संभाल सकेंगे, दैट लीड्स टू इकोनॉमिक डिजास्टर्स। क्योंकि जो लोग खरीदार होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं वो फ्यूचर को खरीदते हैं, हमेशा प्रेजेंट देखकर फ्यूचर को खरीदते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो पास्ट बन चुका है ना। अगर 5.97% ग्रोथ है वो तो हो चुकी। अब अगले साल ये कहेंगे जी 7% होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। 5.9% की ट्रेन तो निकल चुकी। तो हमेशा इन्वेस्टर्स फ्यूचर को खरीदते हैं, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो। ये जब आए तो उसी वक्त ऑयल की प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ा देते, उसी वक्त बढ़ा देते। अगर अलग थे ना भाई, इमरान खान ने तो 350 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। आपके ख्याल में 9,000 अरब के बजट में 350 अरब रुपए की वजह से मुल्क दिवालिया हो रहा है? मतलब एक कॉमन सेंस की बात है ना ये। कहां 9,000 अरब, कहां 350 अरब। अगर ये 3,050 अरब होते या 1,500 अरब होते तो मैं भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता कि तबाही कर दी इमरान खान ने। 350 अरब, और वो भी उस चीज से निकले हैं जहां टैक्स कलेक्शन 5,444 अरब रुपए रहा है। अच्छा मीर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो जब सेकंड टाइम आए थे उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, उसमें ये भी ऐलान करके गए थे कि जो नेक्स्ट बजट आ रहा है उसके अंदर जो सब्सिडीज दे रहे हैं अभी तक वो भी ख़त्म कर देनी है। जबकि आज चेयरमैन FBR आसिम अहमद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा बजट बड़ा अच्छा आ रहा है, आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये आने वाले बजट के अंदर आपको रिलीफ नज़र आ रहा है या फिर ये सिर्फ आवाम को एक तरह से एक मरतबा फिर से हम ये कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात है बयानात के ज़रिए? मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। मैं अगर इन्हीं के अल्फाज लूँ, और जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुल्क का दिवालिया कर दिया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमारे पास खाने को जहर के पैसे नहीं है, तो फिर कहाँ से पैसे आएंगे इस बजट में रिलीफ देने के लिए? इस बजट में तो बहुत ज्यादा न्यू टैक्सेस इनको लगाने पड़ेंगे, और ये अपने हुकूमती लोगों की तनख्वाहें जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये उनको खुश रखना है इन्होंने, वरना रिवोल्ट हो जाएगा विद इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज वेल। तो मेरे ख्याल में 7-8%, 9% की उनकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे ताकि वो खुश रहे, और बाकी सारा बोझ अवाम पे ही पड़ेगा, जिस तरह हमेशा पड़ा है अवाम के ऊपर। सही। अच्छा मीर साहब, अभी तक बजट तो कल पेश होना है, लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, इन्होंने टैक्स का हदफ जो है वो 7,255 अरब रुपए रखा है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना अनरियलिस्टिक है इस तरह की तवक्कुआत रखना कि इतना बजट जो है कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ये कि ये जो पॉलिसी आपको नज़र आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना हुकूमत की तरजीहात में नज़र आता है, या फिर ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए टैक्स की जो मिक़दार हम कह लें वो बढ़ाना आपको नज़र आता है? देखिए, यहाँ तो पाकिस्तान में हमेशा घोड़ा पीछे लगता है, गाड़ी आगे लगती है, और फिर हम हैरत ज़दा होके देखते हैं कि गाड़ी पीछे क्यों जा रही है। अगर इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं तो FBR को डिजिटाइज करना शुरू कर दें। वहां पे ना रिश्वतें चल सकेंगी, ना ही ऑडिट में घपला होगा, सब सोली डिजिटाइज कर दें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं आपके प्रोग्राम में आज कह के जाऊंगा, और इसको आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। मुझे नहीं लगता ये इकोनॉमी 3 to 3.5% से ज्यादा ग्रो होगी इस साल। ये जो 6% ग्रो हुई थी ना, मैं मान ही नहीं सकता। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, पाकिस्तान की खातिर गलत साबित। तो सर ये आपको अचीवेबल नजर आता है, ये स्पेशली अगर हम टैक्स के हदफ की बात कर लें तो? नहीं, देखिए मैं उसी बात पर आ रहा था। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जाहिर है कि हमें टैक्स कलेक्शन भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक तो इनकम में मुश्किल होगी लोगों के, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं और इम्पोर्ट्स को आप क्या कहते हैं कर्व करेंगे, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट करेंगे?
इनडायरेक्ट टैक्सेस तो या जीएसटी से कलेक्ट करेंगे या बॉर्डर के ऊपर कलेक्ट करेंगे ना। तो बॉर्डर पे जब इम्पोर्ट ही को आपको कम करना है तो आप किस तरीके से उसको कलेक्ट करेंगे? सही। तो ये इम्पॉसिबल से फिगर्स है और ये रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज करेंगे या इनको पता है कि हमने जाना है, खुदा मुझे नहीं पता, मगर ये दो मेरे केसेस हैं। ठीक है, वह बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो ये कह चुके हैं कि हम तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते हैं, वो ये बयान दे चुके हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वक्त कम है। वो कहते हैं वक्त हमारे पास कम है, 13-14 महीने, इसलिए है अगर तवील मुद्दती काम करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी ना। बिल्कुल। तो तवील मुद्दती काम करें और हम सैल्यूट करेंगे, हम कहेंगे बेहतरीन काम किया आपने, यू रोज अबव योरसेल्फ एंड यू थॉट फॉर पाकिस्तान। अगर इन्हें आने की इतनी जल्दी थी और इमरान खान ने इतनी तबाही की हुई थी तो आप बेहतर करके दिखाइए ताकि हम कह सके हम आपको वोट देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो हुकूमतों का तसलसल या फिर अपना टर्म पूरा करना और ये जो मुआशी पॉलिसियाँ होती हैं इनका तसलसल होना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी इकोनॉमी के लिए? देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जापान में 43 हुकूमतें चेंज हो चुकी है, इटली में 39 हुकूमतें पिछले 50 साल में चेंज हो चुकी है, मगर वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं छेड़ा जाता। नो-गो एरिया डिक्लेयर कर दिया उसको कि उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। नो-गो एरिया है। आप बेहतरी कर सकते हैं, आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे एहसास प्रोग्राम था उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। BISP है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो सोशल फैब्रिक को बेहतर बनाए वो नो-गो एरिया होता है। आप पॉलिटिक्स खेले, आप फॉरेन पॉलिसी खेले, आप इकोनॉमिक पॉलिसी में बेटरमेंट लेकर आए, रिवर्सल नहीं लेकर आए। यहाँ पे तो सिर्फ रिवर्सल्स आए हैं। एक आता है वो कहता है टोटली गलत था, कोल पावर, इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट शहबाज शरीफ सामने लगाए हैं और परसों स्पीच में कह रहे थे कि हमने अपने आप पे जुल्म किया इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट। एग्जैक्टली, वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई आपने खुद लगाए थे। सर ये आप किससे सवाल कर रहे हैं? आपने खुद लगाए थे वो पावर प्लांट्स और अब आप कह रहे हैं कि जुल्म किया गया। मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है सर, मीर मोहम्मद अली खान साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तो हम हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, रोने का मकाम है इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो कर दी गई है। अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम करे। आने वाला बजट जो है जो कल पेश किया जा रहा है, अल्लाह करे उसके अंदर आम आवाम के लिए भी रिलीफ रखा गया हो। इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक मरतबा फिर से। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।